नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन मेहता और आप सुन रहे हैं अहीर जाति का एक व्यापक अवलोकन, रॉबर्ट वेन रसेल। आज का एपिसोड है अहीर जाति का ऐतिहासिक सफर। चलिए शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो हमेशा मेरे मन में रहा। आखिर अहीर जाति की जड़ें कहां तक जाती हैं? देखिए, 1911 की जनगणना के मुताबिक केंद्रीय प्रांतों और बरार में अहीरों की संख्या करीब 50,000 थी। यानी उस वक्त ये छठी सबसे बड़ी जाति मानी जाती थी। ये आंकड़ा सुनकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अहीर समाज कितना व्यापक और प्रभावशाली रहा है। अब रॉबर्ट वेन रसेल की किताब जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो उसमें अहीरों को गांवली, ग्वाला, रावत जैसे नामों से भी जाना गया है और इनका मुख्य पेशा था पशुपालन, दूध बेचना और चरवाही। लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो थी उनकी ऐतिहासिक उत्पत्ति। रसेल के मुताबिक अहीर शब्द अभीर से आया है और ये लोग मध्य एशिया से भारत आए अप्रवासी जनजातियों में गिने जाते हैं। पुराणों और महाभारत में भी इनका जिक्र दस्यु यानी लुटेरे और म्लेच्छ यानी विदेशी के रूप में मिलता है। अब मैं ये मानता हूं कि इतिहास में ऐसे संदर्भ कई बार जातियों की छवि को प्रभावित करते हैं, लेकिन रसेल ने यह भी लिखा है कि अहीरों का राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रभाव बहुत गहरा था। मुझे याद है जब मैंने पहली बार रसेल की किताब में अहीरों का जिक्र पढ़ा तो मैं थोड़ा हैरान रह गया था, क्योंकि आमतौर पर हम अहीरों को सिर्फ दूध वाले या ग्वाले के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी ऐतिहासिक व्याख्या कहीं ज्यादा जटिल और रोचक है। और शायद यही वजह है कि मैं इस विषय में इतना डूब गया। अब अगर हम अहीरों के क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो ये सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहे। काठियावाड़, दक्कन, पूर्वी राजपूताना, मालवा, यहां तक कि नेपाल के कुछ हिस्सों तक इनका प्रभाव फैला हुआ था। और असीरगढ़, गाविलगढ़ जैसे किले ये भी पारंपरिक रूप से अहीर या गावली प्रमुखों से जुड़े माने जाते हैं। भाषा की बात करें तो अहीरवाती, मालवी, अहीरानी ये सब बोलियां अहीरों के नाम पर पड़ी हैं। पंजाब, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान हर जगह इनकी अपनी अपनी बोली रही है, लेकिन अब ज्यादातर अहीर अपने अपने क्षेत्र की आर्य भाषाएं बोलते हैं। मुझे कभी कभी लगता है इतनी भाषाई विविधता और क्षेत्रीय फैलाव ने अहीर समाज को एक तरह से स्थानीय संस्कृति और राजनीति में घुला मिला दिया। सोचिए, जब कोई जाति इतनी जगहों पर फैली हो तो वो हर इलाके की संस्कृति में कुछ न कुछ जोड़ती ही है। और ये सवाल हमेशा मेरे दिमाग में घूमता है, क्या अहीरों के इस क्षेत्रीय विस्तार ने स्थानीय राजनीति को भी बदला? मेरा मानना है हाँ, क्योंकि जब आप किसी इलाके के किले, भाषा और रीति रिवाजों में अपनी छाप छोड़ते हैं तो आप सिर्फ समाज का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि उसकी दिशा भी तय करते हैं। अब बात करते हैं अहीरों की उपजातियों और उनकी सामाजिक संरचना की। रसेल के मुताबिक जादूवंशी, नंदवंशी, गावलवंशी ये 3 प्रमुख उपजातियां हैं। इनके अलावा दौवा या दाई अहीर भी एक खास वर्ग है जिनकी कहानी थोड़ी अलग है। दौवा अहीर दरअसल बुंदेला राजपूत पिताओं और अहीर माताओं के नाजायज बच्चों से बने। ये महिलाएं अक्सर राजपूत परिवारों में दाई यानी गीली नर्स के रूप में काम करती थीं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन समाज में इनकी स्थिति सम्मानजनक थी। ब्राह्मण भी इनसे पानी ले लेते थे, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। एक बार मैं बुंदेलखंड गया था। वहां एक दौवा अहीर परिवार से मिला। उनकी परंपराएं, त्योहार और सामाजिक रिश्ते सब कुछ बहुत अनूठा था। वहां मैंने देखा कि कैसे पालक भाई बहन का रिश्ता दूध पिलाने के बंधन से बनता है, और ये रिश्ता राजपूत परिवारों में भी बहुत सम्मान से देखा जाता है। धार्मिक परंपराओं की बात करें तो अहीरों का मुख्य त्योहार है दीपावली, खासकर गोवर्धन पूजा। इस दिन वे मिट्टी का टीला बनाते हैं और उस पर अपने पशुओं को चलाते हैं। ये प्रतीक है कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने का। मराही नामक त्योहार में नृत्य, मद्यपान और मोर पंख पहनने की परंपरा है। इनके देवताओं में खड़क देव, मातृदेव, गुराया देव, हरिदास बाबा और जाहिर है कृष्ण का नाम सबसे ऊपर आता है। गाय से इनका गहरा जुड़ाव है और शायद इसी वजह से समाज में इनकी स्थिति भी सम्मानजनक रही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने अहीर जाति की ऐतिहासिक उत्पत्ति, क्षेत्रीय पहचान, उपजातियां और धार्मिक परंपराओं पर चर्चा की। उम्मीद है आपको ये सफर उतना ही रोचक लगा होगा जितना मुझे। अगले एपिसोड में हम अहीर समाज की आधुनिक स्थिति और चुनौतियों पर बात करेंगे। तब तक के लिए अर्जुन मेहता को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए इतिहास की अनकही कहानियां।